क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यस, तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए केमिस्ट्री क्लासेस हैं, और ये जो हमारा एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से, आपके सामने है यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम लोग किस तरह से डेवलप करेंगे उसका मैं एक आपको पैटर्न बता देता हूँ। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ आपको क्लास नोट्स की मिलती रहेगी, वीडियोस रिकॉर्डेड आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा यूनिट जब खत्म होगी, बीच बीच में भी हम लोग क्वेश्चंस लेते रहेंगे, लेकिन यूनिट जब खत्म होगी उसके साथ ही आपको या उससे पहले आपको क्वेश्चन बैंक है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, आप उस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जो आपको नहीं आएंगे वो हम एक दिन या 2 दिन क्लास में लगातार उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का ये सिलेबस है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर्स थ्योरी है, नोमेनक्लेचर है और आइसोमेरिज्म है, ये सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन है। इसके अलावा जो यूजी का पोर्शन है, यूजी का जो पोर्शन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो भी आपके सामने है। डिटेल्स ऑफ सीएफटी, सीएफटी की डिटेल है वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के लिए। इसके अलावा वीबीटी और सीएफटी का कंपैरिजन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग 10DQ है, और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड है, जॉन टेलर इफेक्ट है। ये यूजी के पिन पॉइंट टॉपिक्स हमारे सामने हैं। ठीक है, जैसा कि आरपीएससी का जो टेंडेंसी है वो क्या हो गई है, जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन देते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी के लिए हमें पूरा चैप्टर डेवलप करना होता है ताकि हमारा ओवरऑल नॉलेज हो डेवलप हो, और यूजी के लिए हम पिन पॉइंट टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे, या इन टॉपिक्स की बाउंड्री में कोई और टॉपिक भी आएगा तो हम उसको भी लेकर के चलेंगे, बस वो इनसे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और उसकी हम लोग करते हैं शुरुआत। यस, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना, वहां से हम शुरू करते हैं। वो सेंटेंस किसके लिए है मैं बता देता हूं। वो सेंटेंस है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों की क्या प्रवृत्ति होती है? संक्रमण तत्वों की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप इसको लिख लीजिए कि संक्रमण तत्वों की मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी है ना हिंदी में स्विच करने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा है ना, क्योंकि बेसिकली तो मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ इस चक्कर में कि हिंदी मीडियम में है ना केमिस्ट्री, इसलिए स्विच और करना पड़ गया। यस, तो आप ये लाइन लिख लीजिए कि संक्रमण तत्वों की ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उपसय संयोजक यौगिक है ना बनाने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा होती है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसय संयोजक यौगिक, वो किसके हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इनके उपसय संयोजक यौगिक है। ये इनकी प्रवृत्ति है, किनकी? संक्रमण तत्वों की ये प्रवृत्ति है कि वो काफी कि वो क्या बनाते हैं? आपके उपसह संयोजक तत्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी कक्षक इनमें अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाते हैं? संकुल, जिनको बोलते हैं संकुल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक है ना, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप जो चाहें वो लिख लें इनको। ठीक है, मैं जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखूंगा आपके यहाँ पर केवल सीसी। सीसी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपका उपसह संयोजक यौगिक, आपका संकुल। ठीक है, आप जैसे भी इसको समझते हैं। ओके, अब ये तो बात हो गई एक कि भाई संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति होती है संकुल बनाने की, है ना। तो उन संकुलों को हम अब लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इनको हम क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनका महत्व काफी ज्यादा है ना। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब यहां पर देखो एक बात है, आप मुझे बताएंगे है ना
जरूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें जो मैं लिख रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं कि भाई इनका काफी ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, कैसे महत्व है इसको समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और जैसे आप जानते ही हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आप लोग जानते हैं किसका है, Fe का है। इसी तरह से मैं लिखता जाऊंगा और आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन है एक, आप जानते ही हैं, ये तो इनमें एनिमल्स में होता है, और प्लांट्स में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किसका कंपाउंड है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नॉट मैंगनीज, ओके, मैग्नीशियम। इसके अलावा आजकल एक बहुत कॉमन डिजीज हो गया कि हर जिसमें देखो उसी में विटामिन बी 12 की कमी हो गई है ना। डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा थकान हो रही है, ये हो रहा है, यस, तो ये कोबाल्ट का आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी 12 का एक नाम और है साइनोकोबालामिन, कई बार इससे भी पूछ लेते हैं, साइनोकोबालामिन, ये भी इसको कई बार पूछ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का चक्कर आ गया। अब आप इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है, आप इसको साइनोकोबालामिन लिखो, इससे अच्छा ये स्पेलिंग लिख लो, है ना। इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री है ही नहीं, हिंदी में हम पढ़ेंगे क्या, है ना। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपने भी बताया नहीं भाई, मैंने इसको विटामिन लिखना है, ठीक है। और विटामिन बी 12 हो गया। इसके अलावा एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है, ये जिंक का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसी तरह से एक कार्बोक्सी एनहाइड्रेज भी होता है, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, ठीक है, ये भी जिंक का होता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये हमने लिस्टिंग क्यों की, क्योंकि ये काफी जगह इनको क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कोट किया जाता है इन कंपाउंड्स को। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट आप जानते ही हैं, ओके। ये रोडियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, रोडियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये लो, ठीक है। इसी तरह से आप और भी काफी सारे कंपाउंड्स हैं, एक ले लेते हैं सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसर एजेंट, सिस्प्लेटिन, है ना, जो हमारा एंटी कैंसर एजेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है, सिस और पीटी, और ये कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का अमोनिया और क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्या किए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंटी कैंसर एजेंट। आप अननेसेसरी माइक्रोफोन को ऑन न करें प्लीज, ठीक है, आपको कुछ कहना है आप बेखौफ कहें, और आप कुछ ऑन करेंगे तो मुझे क्या है उसको ऑफ करने के लिए आपकी जो लिस्ट है वो निकालनी पड़ती है। यस, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आपने लिख ली होगी, यदि किसी ने नहीं लिखी है तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर टोकेंगे कि सर आप रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। यदि आप नहीं टोकेंगे तो मैं आगे चलता चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि हमें तो आखिर सिलेबस भी पूरा तो करना है ही है, वो कोई बात नहीं। अब एक चीज आप मुझे बताइए, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? वर्नर को बोलते हैं, अल्फ्रेड वर्नर हैं, ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हैं। तो वर्नर ने देखो काफी इंपॉर्टेंट काम किया था, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली इन्होंने सारा काम किया था, और वो भी तब किया था कब, 1893, जब इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी, उससे पहले इन्होंने ये सारा काम किया था, इसलिए ये इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और फिर बाद में इनको नोबेल भी मिला था, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए कि भाई इन्होंने काफी ज्यादा इंटेलिजेंटली ये काम किया है। ठीक है, जबकि कोई साधन अवेलेबल नहीं था। ये तो हुई इतनी सी बात इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे कंटेंट पे। कंटेंट, अब हमारा कंटेंट स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके जो उपसह संयोजक यौगिक, जिनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। तो ये सारी कहानी है मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग की।
किसकी? मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग की। मेटल के साथ आपका जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, राइट। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब आप सबको पता होगा, जिसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही स्पीसीज देती है, शेयरिंग दोनों के बीच में होती है बराबर, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ पर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम लोग बात करने वाले हैं, जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। लिगेंड यहाँ पर डोनर का काम करता है। किसका काम करता है? डोनर का। और मेटल किसका काम करता है? एक्सेप्टर, यानी कि ग्राही का काम करता है। मुझे हिंदी मैं कोशिश करूंगा, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे टोक सकते हैं कि सर इसका हिंदी में बताओ बोल करके, ठीक है। ये एक्सेप्टर का काम करते हैं, ग्राही का काम करते हैं कौन? मेटल, ठीक है। यहाँ पर जो चीज अक्सर पूछते हैं वो है कि जो लिगेंड है वो लेविस एसिड का काम करते हैं कि लेविस बेस का काम करते हैं, ये पूछते हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया। ओके ओके, तो मुझे एक बात आप बता सकते हैं क्या कि लेविस एसिड और लेविस बेस, ठीक है, इनमें से ये किस किस को बोलते हैं? लेविस एसिड कौन बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, और लोन तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। हाँ यस, ये आपने सही कहा है। और ये आपने लुईस बोला है, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, ये कंटेंट हिंदी मीडियम से आया हुआ है, क्योंकि इसको वैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ लेविस, आप बोल रहे हैं लुईस, यही हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है। ओके, कोई बात नहीं, आपने अच्छा बताया कि जो डोनर होते हैं, है ना, डोनर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं वो लेविस बेस का काम करते हैं। तो ये जो आपके लिगेंड्स हैं ये लेविस बेस का काम करते हैं, और ये जो आपके मेटल हैं ये लेविस एसिड का काम करते हैं। क्योंकि लेविस हमें बता के चले गए, क्या बता के चले गए कि जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज है वो लेविस एसिड बोल दो, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज है वो लेविस बेस होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम मेटल और लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन लेविस एसिड है और कौन लेविस बेस है। ये तो हुई इतनी बात। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं, ठीक है, ये हुई एक बात। ओके, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनकी बेसिकली नेचर क्या होती है, इनकी नेचर क्या होती है, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डबल सोल्ट का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखने से पहले हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं छोटा सा, आप भी लिखिए फटाफट कॉपी में, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड का मतलब योगात्मक आपके यौगिक हो गए, ठीक है। ओके, एडिशन कंपाउंड। ओके, अब एडिशन कंपाउंड देखो बनते कैसे हैं, जाहिर सी बात है, दो चीजों को ऐड कर दो, योग कर दो उनका, एडिशन कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे जैसे कैसे बनते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? एडिशन कंपाउंड, दो या दो से अधिक, आप लिख लो इस चीज को। मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर कोई नहीं है, दो या दो से, कोई है क्या? आवाज लगा दो भाई कि मैं हूँ। यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, दो या दो से अधिक सिंपल सोल्ट। तो ये मेरे से भी नहीं बैठेगा, है ना, मैं बोल देता हूँ इसको, आप लिख लीजिए कि यस, लिख लो आप लोग, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ 2 or more सिंपल सोल्ट इज मिक्स्ड, है ना, हिंदी में बोल देता हूं, जब दो या दो से अधिक सामान्य जो लवण होते हैं उनके विलयन को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो आपके एडिशन कंपाउंड बनते हैं, है ना। अब ये तो होगी डेफिनेशन, इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने लिखी है तो भी ठीक है, नहीं लिखी है तो भी ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब है नहीं इसका, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलना है। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब, योगात्मक यौगिकों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक आपका सिंपल सोल्ट है, सामान्य एक लवण लिया मैंने KCl, एक लिया मैंने MgCl2, इनके जो सॉल्यूशन है ना, उनको मैंने कर दिया मिक्स। मिक्स करते ही क्या हुआ, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। अब आप कहेंगे कार्नेलाइट का, आप कहेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला आपको अलग से कुछ नहीं लिखना, इनको सबको ऐड करके लिख दो, इनको सबको ऐड करके लिख दो, ये हो गया आपका कार्नेलाइट, ठीक है।
तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, वापस समझ लो भाई कि ये जो कोई भी आपका सामान्य लवण होते हैं, सिंपल सोल्ट होते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। ये हमने सिंपल सोल्ट्स को ऐड कर दिया, उनके एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, है ना, ठीक है, उनके जलीय विलयन को हमने मिक्स कर दिया, तो एक हमें ये सोल्ट मिल गया कार्नेलाइट, ठीक है। इसी तरह से एक एडिशन कंपाउंड और है, उसमें हम लोग करते क्या है, अब यहाँ आप देखना, उसमें हम लोग करते क्या है, आपका पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, इसके साथ हम ऐड करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लो एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो हमें जो सोल्ट मिलता है, हमें जो कंपाउंड मिलता है वो आपका पोटाश एलम, और यही आपका वो है एलम जिसको बोलते हैं ना फिटकरी, ओके। तो ये इसका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। आपने किस किस को ऐड किया, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरह से हमारे पास एक कंपाउंड हो रहा है भाई, है ना, आपको लिखना पड़ेगा ये सारा, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को भी हमने ऐड किया, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको, ये कंपाउंड हम क्यों ले रहे हैं, स्पेशल कंपाउंड है, ये क्यों ले रहे हैं, ये हमने ऐड किया किसको, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को, ठीक है। इनको इनके एक्वस सॉल्यूशन को भी ऐड करने से एक कंपाउंड बन गया, वो बन गया मोर सोल्ट, ठीक है, ये बन गया मोर सोल्ट, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और किया, हम तो करते चले जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 4KCN, ये भी सिंपल सोल्ट है, पोटेशियम साइनाइड, इसको किसके साथ ऐड कर दिया, दूसरे सिंपल सोल्ट के साथ ऐड कर दिया, ये लो भाई, ठीक है, फेरस साइनाइड के साथ ऐड कर दिया। और इसको जैसे ही हमने ऐड किया तो हमें जो कंपाउंड मिला, ठीक है, हमें जो कंपाउंड मिला वो कुछ इस तरह का उसको इंडिकेट कर सकते हैं, ये लो। और यहाँ आते ही हो गई गड़बड़, कैसे गड़बड़ मैं बताता हूं। ये जो ऊपर के 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, कौन कौन से, पहली बात तो ये बता देता हूं, ये 3 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में कोट किए हुए हैं 3 एग्जाम्पल, और मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इन 3 के साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कार्नेलाइट, पोटास एलम और मोर सोल्ट, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। कैसे एक ही कैटेगरी के हैं मैं बताता हूं। आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, भाई सॉलिड में है आपके पास फिटकरी है, ठीक है, जैसे ही आप उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये जो भी आयंस हैं, इसके इंडिविजुअल आयंस हैं, कौन कौन से आयन हैं, इसके एलम के आपको मिलेंगे K+, Al3+, ठीक है, SO4 2-, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में। और आप यदि टेस्ट करोगे ना कि पोटेशियम है कि नहीं है, एल्यूमिनियम का टेस्ट करोगे, एल्यूमिनियम है कि नहीं है, सल्फेट का टेस्ट करोगे कि सल्फेट इसमें पॉजिटिव है कि नहीं है, तो वो सारे टेस्ट आएंगे पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जैसे ही पोटास एलम को पानी में डाला, ये अपने इंडिविजुअल आयंस में, जो इसके आयंस है, संघटक आयंस हैं, उसमें ये टूट गया। बात समझ में आ गई, मतलब इसका सॉलिड स्टेट में बिहेवियर कुछ और था और इसके जलीय विलयन में बिहेवियर कुछ और हो गया, क्योंकि इसने अपनी पहचान खो दी। जैसे ही इसका हमने जलीय विलयन बनाया, इसने अपनी पहचान खो दी, एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, किसने, पोटास एलम ने। ऐसे ही आपका कार्नेलाइट है, ऐसे ही आपका मोर सोल्ट है, ठीक है। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसकी 4th वन की। इसको आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें CN का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा क्या, बताना जरा। नहीं आएगा सर। इसमें आप CN का या Fe का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा क्या, बताओ। नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको पानी में जैसे ही डालोगे वैसे ही आपको ये आयंस मिलेंगे। यहाँ पर पोटेशियम 4 है, 4 पोटेशियम मिलेंगे, और ये पूरी आइडेंटिटी, ये जो पूरी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगी, ये लो। अब इसमें आप Fe का टेस्ट करोगे, वो बोलेगा इसमें Fe नहीं है, निगेटिव। आप इसमें CN का टेस्ट करोगे, वो बोलेगा निगेटिव, इसमें है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, ये अपने जो इसके आयंस है, संगठक आयंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ये नहीं टूट रही है, जैसा कि आपने मोर सोल्ट, पोटास एलम और कार्नेलाइट के केस में देखा, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड कैटेगरी का कंपाउंड है, आयरन वाला, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और रीजन क्या है इसका, यहाँ पर क्यों आयरन का टेस्ट नहीं आता, क्यों CN का टेस्ट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर CN
CN और Fe के बीच में बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है, पानी में नहीं टूटता है, इसलिए न तो आपको Fe2+ मिलेगा, न आपको CN- का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। जबकि जो कार्नेलाइट, मोरसोल्ट और आपका ये जो एक और था ना, क्या नाम है, पोटाश एलम, कार्नेलाइट, मोरसोल्ट और पोटाश एलम। ओके, ठीक है। कार्नेलाइट, मोरसोल्ट और पोटाश एलम, इनमें क्या होता है, इनका एक्वस सॉल्यूशन आप बनाओगे तो उसमें आपको जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, इनके जो आयंस है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाएंगे और आप उनका टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपके जो एडिशन कंपाउंड्स हैं, योगात्मक यौगिक, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप आपको पता चल गया? एक तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक डबल सॉल्ट। एक तो आपके जो कार्नेलाइट, पोटाश एलम और मोरसोल्ट, वो जो कैटेगरी है जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, है ना। आप ये लिख सकते हैं कि ये जो डबल सोल्ट हैं ये अपने आयंस में टूट जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। ये डबल सोल्ट जैसे ही आप पानी में डालोगे ना, अपनी पहचान खो देते हैं ये, ठीक है। और एक जो दूसरी कैटेगरी है वो आपकी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उप सह संयोजक यौगिकों की। ये अपनी पहचान खोते नहीं हैं, एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और अपने आयंस में नहीं टूटते हैं। ये मेजर डिफरेंस है डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में। बात समझ में आई? तो एडिशन कंपाउंड यानी कि जो सिंपल सोल्ट्स होते हैं आपके, है ना, इनको मिलाने से 2 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, एक डबल सोल्ट, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट की हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं, बस हमें डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अंतर चाहिए था, ठीक है ना। और ज्यादा हिंदी मीडियम वाले हैं तो एक बार के लिए हम, हमारे पास एनसीईआरटी का पेज है क्या? हाँ है तो सही, यस, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, इनका अंतर कहीं लिखा हुआ है क्या, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। यस, ये देखो ये रहा, है ना। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, 150, ये लो भाई, पेन चलाऊं मैं, पेन भी चला देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप अंडरलाइन करते जाइए, ये लो, ठीक है। अब आप जो, मैं यहाँ पर बेसिकली आपको पता है क्यों लाया हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो रस समीकरण मितीय है ना, इसका अर्थ हिंदी मीडियम वाले भी नहीं जानते, आई गारंटी इट, नहीं जानते। इसलिए कहता हूं कि हिंदी मीडियम से थोड़ा सा किनारा कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक चीज है, हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बात वही है जो मैंने बता दी आपको कि ये वियोजित हो जाते हैं और ये वियोजित नहीं होते, ठीक है। आप लोगों को जो लिखना है, ठीक है, जो लिखना है वो मैं बता देता हूं। एक तो आपको लिखना है डिफरेंस, ये आप लोग जरूर लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लिख लो भाई, इसको लिख ही लो कि कौन, हिंदी मीडियम वाले लिख लो, कौन वियोजित हो जाता है ना, और कौन अपनी पहचान खो देता है। ये 2 सेंटेंस होने चाहिए, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो कि कौन अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और कौन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, लूज नहीं करते, अपनी पहचान को खोते नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में। डबल सोल्ट अपनी पहचान को खो देते हैं और अपने आयंस में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी पहचान को खोते नहीं है, अपने आयंस में वियोजित होते नहीं है। ये आपको लिखना है, ठीक है। ओके, इतनी बात तो हुई क्लियर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब हम लोग फटाफट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिकली ये हैं क्या, ठीक है। तो इनका अंतर तो हमारा हो गया। यस, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। क्या है जरा बताना? वर्नर्स थ्योरी। और वर्नर्स थ्योरी के पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, लिगेंड्स क्या हैं? लिगेंड्स का आइडिया दो भाई मुझे। लिगेंड्स बेसिकली क्या है? मेटल तो हमें समझ में आ गया, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड है ये। लिगेंड्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच डोनेट इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। हाँ, देखो सिंपल सी बात है, मेटल के साथ लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध बना रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब लिगेंड के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस किस तरीके से हो सकते हैं। एक तो इनके पास लोन पेयर हो, है ना, लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन का, वो हो सकता है। एक इनके पास निगेटिव चार्ज हो सकता है, जैसे आपका NH3 है, वो अच्छा लिगेंड इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। आपका Cl- है, वो लिगेंड इसलिए है क्योंकि उस पे निगेटिव चार्ज है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लिगेंड हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और डोनेट वो ही कर सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो रूपों में हो सकते हैं, या तो लोन पेयर की फॉर्म में या निगेटिव चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, अब लोन पेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि न्यूट्रल ही होते हैं, न्यूट्रल ही लिगेंड होते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो लिगेंड है ये आपका पॉजिटिव लिगेंड है, ये देखो NH2 NH2, और ये वाला ये लो। ठीक है, आपको कहानी समझ में आई। यहां पर एक नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक नाइट्रोजन का लोन पेयर मेंटेन है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये स्पीसीज क्या काम करती है, लिगेंड का काम करती है। बात समझ में आई आपको। तो ये क्या है आपकी क्या बोलते हैं, लिगेंड का काम करती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। आपको समझ में आया होगा कि लिगेंड में लोन पेयर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसका चार्ज हमेशा ही निगेटिव हो या वो न्यूट्रल हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको कोई पूछ ले कि CH4 लिगेंड का काम कर सकता है क्या, तो ये बताना मुझे, ये CH4 लिगेंड है क्या, बताओ। है सर। यस, एक हमें आंसर मिल गया है कि ये है। और कोई है आपके पास, और कोई है जिस जो हमें बता सकता है कि मीथेन लिगेंड का काम कर सकता है क्या? नो सर। यस यस, एक मैं और लिख रहा हूं आपके सर कुछ सामने। कंपाउंड है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक ये है NH4+, ये लिगेंड का काम कर सकता है क्या, जरा बताना। नो सर। ये भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये हमें दिनेश कुमार बताएंगे। दिनेश फटाफट प्लीज। सर जिसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है और कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है डोनेट करने के लिए, ऑलरेडी इसकी बैलेंस फुल हो रखी है सर। यस यस यस, कार्बन का आप वो देखोगे ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा के हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाओगे, ठीक है ना, या आप हाइब्रिडाइजेशन करा करके हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो आप पाओगे कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, और नहीं कोई नेगेटिव चार्ज है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, है ना। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जो लिगेंड हो सकता है वो हमारा CH3 हो सकता है, CH3 नेगेटिव, ये लिगेंड का काम कर सकता है, CH4 नहीं कर सकता। ऐसा क्वेश्चन आया सर हुआ एक है। एग्जांपल है। सर एक एग्जांपल है जिसमें CH3Br समथिंग कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एज ए लिगेंड यूज। CH3Br, हाँ तो हाँ, फिर ऐसा कुछ एग्जांपल है जिसमें CH3 के साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई ना। बिल्कुल हो गई, कोई बात नहीं। तो उसका तो वो एग्जाम्पल आएगा तभी हम देखेंगे, ठीक है ना। या आपके पास है तो आप उसे जरूर रखना, है ना। अब ओके सर। NH4+ है, NH4+ है, NH4+ भी देखो, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था ना, वो बेसिकली क्या हो जाता है, देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, H+ को। इस तरह से ये NH4+ बनता है, ये NH4+ इस तरह से बनता है। अब इसके नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो ये NH4+ है, ये भी लिगेंड का काम नहीं कर सकता। तो आप ये अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि लिगेंड का काम कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। चलो मैं एक और लिखता हूं आपके सामने, आप भी क्या याद करेंगे, ये लिगेंड का काम करता है क्या, बताओ। यस सर। ये लिगेंड का काम करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। बात समझ में आई है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करता है, इसलिए पाई डोनर लिगेंड है। ठीक है, तो इस तरह से लिगेंड वो भी हो सकते हैं जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये पाई डोनर लिगेंड है। ठीक है, बाकी बात हम लिगेंड की तब करेंगे जब हम लिगेंड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने लिगेंड का मीनिंग लिया है और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो लिखना था वो आपने लिख लिया है। ठीक है, कि भाई लिगेंड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा लिगेंड का काम करता है, कौन सा नहीं करता है, और कुछ केसेस हमने लिए हैं वो आपने मेंशन कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड से रिलेटेड कुछ स्पेशल बात थी। यस, अब हम लोग देख लेते हैं, एक हमारे पास वैसे ही एक स्ट्रक्चर है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या होता है, बेसिकली वो देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एक फटाफट लिख रहा हूं, NH3 फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप भी इसको लिख लें फटाफट, और Cl3।
ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ये जो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, यस, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पीसीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका। ठीक है, इसी तरह से ये जो है ये है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन, काउंटर आयंस भी इनको बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर भी इनको बोल सकते हैं, काउंटर आयंस। ठीक है ना, प्रति आयन जिसको बोलते हैं, हिंदी में प्रति आयन बोलते हैं, इंग्लिश में काउंटर आयन बोलते हैं। और ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम, Fe, है ना, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और ये जो जिन्होंने मेटल से बॉन्ड बनाया हुआ है ये है आपके लिगेंड। ठीक है, और ये जो है ये आपका बताता है क्या, नंबर ऑफ लिगेंड, कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, ये जो इसमें 6 है, ये चीज बताता है। तो ये सारी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। जो और एक चीज और बता दूं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें जो भी होता है मेटल और लिगेंड उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, वो पानी में डालने से डिसोसिएट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं अपने आयंस में। बात समझ में आई है ना, वो इंटैक्ट रहते हैं। इंटैक्ट का मतलब समझ गए ना, मतलब खंडित नहीं होते हैं मेटल और लिगेंड पानी में डालने से। लेकिन इसके बाहर जो भी लिखा है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, ये सब पानी में डालने से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन, आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम फटाफट और हम लेते हैं, एक बार मैं टाइम देखता हूँ, यस ज्यादा नहीं हुआ है, वर्नर थ्योरी हम कंप्लीट करके रखेंगे। आप हेडिंग लगाइए भाई, अब थोड़ा सा मैं आपको स्पीडी लेके चलूंगा, आप लोग भी हेडिंग लगाइए, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, ओके, यस, वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब वर्नर ने बहुत एक्सीलेंट काम किया था। शुरू में देखो किसी को नहीं पता था कि इनके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इनकी ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग का टाइप क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं ना इनको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ गए, जो मतलब जिस पे ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, जो समझ में नहीं आया। हम बोलते हैं ना ये कॉन्सेप्ट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये समझ में नहीं आया, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया गया था। स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टार्टिंग का नाम है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर शुरू में किसी को नहीं समझ में आई, इसलिए इनको नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, तो वो सुलझाने का काम किया था वर्नर ने। ठीक है, और वर्नर ने क्या है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था मैं आपके सामने रखता हूं। वर्नर ने लिए थे 2 कंपाउंड, एक तो आपका लिया था कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, एक लिया था NH3 अमोनिया, और इनको डिफरेंट रेशियो में, अलग अलग रेशियो में लेकर के वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने भाई अलग अलग रेशियो में लेकर के इनके बना दिए कंपाउंड। ठीक है, अब इनके जो कौन कौन से रेशियो थे वो आप फटाफट लिखते जाओ, ये एक टेबल है, आपको भी टेबल बनानी है मेरे साथ। ठीक है ना, और ये हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा रेशियो लिया इसने देख लेते हैं। COCl3, आप टेबल बनाते जाओ भाई मेरे साथ, COCl3, ओके, और इसके साथ लिया इसने 6NH3। ठीक है, अब इसने वर्नर ने देखो बेसिकली 2 स्टेप किए हैं। कौन कौन से स्टेप किए हैं मैं बता देता हूं, कौन कौन से स्टेप किए हैं, क्योंकि उस टाइम ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। ठीक है, पहला तो जो कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 का अलग अलग रेशियो में लेकर के, जैसे 1:1 लिया, 1:2 लिया, 1:3 लिया, ऐसे अलग अलग रेशियो में लेकर के इन्होंने बनाए कंपाउंड। क्या बनाए, कंपाउंड बनाए। ठीक है, उस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन जो बना, जलीय विलयन, उसकी रिएक्शन कराई किससे, AgNO3 के सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराने के बाद किसका प्रेसिपिटेट आया, AgCl का प्रेसिपिटेट आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें एक क्लोराइड है। जितने भी क्लोराइड फ्री होंगे, ये देखो इस कॉम्प्लेक्स के इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितने भी क्लोराइड है, मान लेते हैं X नंबर है क्लोराइड का, ठीक है, तो X मोल AgCl का PPT आएगा। बात आप समझ गए
है ना, जितने मोल AgCl का पीपीटी आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा, वैसे ही वर्नर को पता चल गया कि इसमें 2 मोल AgCl का पीपीटी आया है, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है। 3 मोल AgCl का पीपीटी आया है, इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर है। 1 मोल AgCl का पीपीटी आया है, इसका मतलब 1 क्लोरीन बाहर है। बात को आप समझ गए? वर्नर की स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर थी। उसने अलग अलग रेशो में बनाया कंपाउंड और इसकी रिएक्शन कराई AgNO3 से। इसको हम इतना डिटेल में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो AgCl से रिएक्शन कराई और AgCl का पीपीटी आया। इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखते हैं उसने कौन कौन से कंपाउंड लिए और कितना मोल उसका पीपीटी आया। ठीक है, तो सबसे पहले उसने 1:6 रेशो ले लिया। ये 1:6 रेशो जैसे ही लिया और उसने कराया, ये जो कंपाउंड बना ये आपके येलो कलर का बना। कैसा बना? येलो कलर का बना। और AgCl का पीपीटी कितना आया, है ना, नंबर ऑफ, लिख लो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, AgCl का पीपीटी है वो कितना आया, ये अब थोड़ा सा वो हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं या इसको नीचे लेते हैं। एक बार रुक जाओ आप लोग, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज ले रहा हूं ये आपने इस तरह का नहीं देखा होगा शायद। ठीक है, इसको छोटा करना है, ये लो। ओके, सब कुछ हमारे पास है। ओके, तो इसका येलो कलर आया। ठीक है, और क्या हुआ, कितने मोल AgCl के पीपीटी आए भाई, है ना, 3 मोल पे AgCl के पीपीटी आए। ठीक है, और इसको पानी में डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, आप बता सकते हो क्या? 4 मोल्स ऑफ AgCl के ये इतने मोल्स आए हैं। ठीक है, अब देख लो AgCl के, 4 आयंस। हाँ ठीक है, AgCl के 3 मोल पीपीटी आए। 3 मोल पीपीटी आने का मतलब है वर्नर ने कंक्लूड किया कि इसकी स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए, CO NH3 6 और 3 Cl बाहर, तभी तो AgCl के 3 मोल का पीपीटी आएगा। ठीक है, तो इसके आयन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ आयंस, आयन कितने बनेंगे, टोटल 4 आयन होंगे इसमें। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट का टाइप हो गया 1:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं ना अपने अलग अलग तरह के, उनका ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। मैं यहाँ आपको वापस समझा देता हूँ 1:3 इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो आपका NaCl होता है, आप उसको पानी में जैसे डिजोल्व करोगे तो एक Na+ और एक Cl-, ये हो गया 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई मुझे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बता सकता है क्या? बताओ, विद्युत अपघट्य का कोई मतलब बता सकता है कोई भी? जो चीज पानी में डिसोसिएट हो रही है अपना आयंस में, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हाँ, बात तो सही है। और कोई? जो पानी में है ना डिसॉल्व होके पॉजिटिव और नेगेटिव में हो जाए। ये भी वही बात हो गई। ठीक है, अच्छा आप ये नहीं कहोगे क्या कि फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? सर आयन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयंस हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्युत वर्ड जुड़ा है ना, ये उसी वजह से जुड़ा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वर्ड, वो इसी वजह से है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है कि उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो ये 1:1 आप समझ गए। ठीक है, 1:1 समझ गए। ऐसे ही ये क्या हो गया आपका 1:3 हो गया, 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। कौन? ये कैसे? क्योंकि एक इसमें कैटायन होगा और 3 एनायन है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दूसरा। इसने कौन सा लिया? COCl3 प्लस में इस बार लिया इसने 5NH3। जो आपका कंपाउंड बना वो बना पर्पल कलर का। कौन सा? पर्पल कलर का। और कितने मोल AgCl के पीपीटी आए? 2 आते ही वर्नर को पता चल गया कि ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब एक Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना रहा है और 2 Cl बाहर है। ठीक है, एक Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। आयन निकाले इसके, आयन मिले 3। और आपका इलेक्ट्रोलाइट का टाइप अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, इसी तरह से अगला इसने लिया COCl3। आप लोग लिखते चले जाइए फटाफट, आपको आइडिया हो गया अब मैं करने क्या वाला हूं। ये आया ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का AgCl के मोल आए यहाँ पर 1, है ना। और इसका फॉर्मूला अब वर्नर को पता चल गया कि 1 आया, इसका मतलब एक ही Cl बाहर है और आपके जो 2 Cl हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है। ठीक है, आयन इसके निकालेंगे, आयन आएंगे 2। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट का टाइप कौन सा है? 1:1। ठीक है, इसी तरह से आपका CO एक और इसने इसको जो COCl3 है ना, इसके 1:4 कॉम्बिनेशन में इसने लिया ना।
मतलब 1:4 में इसने ये जो NH3 और कोबाल्ट क्लोराइड लिया है, इसके 2 कलर में आता है ये, है ना, वॉयलेट। ओके, यहाँ भी नंबर ऑफ AgCl 1 ही आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, लेकिन इसके 2 कलर अपीयर होते हैं, 2 कलर के कंपाउंड इसको मिलते हैं। तो बाद में उसने ये कहा था कि ये भाई आइसोमर है एक दूसरे के, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्नर का प्लानिंग थी, ये वर्नर का ऑब्जर्वेशन था। AgCl के मोल से उसने पता लगाया कि इसमें बाहर कितने हैं Cl और अंदर कितने हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे उसने स्ट्रक्चर भी इसकी दी। कैसी स्ट्रक्चर दी मैं बताता हूं। वर्नर ने ये कहा कि भाई इनकी स्ट्रक्चर देने के लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक स्ट्रक्चर लेते हैं, किसकी लें, यस, CO NH3 और यहाँ पर 5 आएगा, आपने भी बताया नहीं, 5, और उसके बाद में है Cl और उसके बाद में है आपका, दोबारा लिखता हूं मैं, आप लोग लिख लीजिए, CO NH3। जब तक इसको पकड़ते नहीं है राइटिंग पैड को, तब तक ये क्या है कि सही काम नहीं करता है। ये लो, ठीक है, हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर वर्नर ने कैसे बताई। वर्नर ने कहा कि भाई ये जो आपके क्या बोलते हैं, पानी में इसको डाल रहे हैं और AgCl का AgNO3 से रिएक्शन कराने पर इसमें 2 मोल AgCl का PPT आया। ठीक है ना। इससे वर्नर को पता चल गया कि 2 Cl बाहर है, 1 Cl अंदर है। इससे वर्नर ने ये प्रिडिक्ट किया कि 5 तो NH3 और 1 Cl ये बना रहे हैं 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और 2 Cl ये आयनिक बॉन्ड बना करके इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया, आपके जो लिगेंड्स हैं, है ना, वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, बेसिकली इसको हमें लिखना तो था बाद में, कोई बात नहीं। ये लो, CO के साथ ऑक्टाहेड्रल, फटाफट इसकी स्ट्रक्चर बना लो, फिर फटाफट हम इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं। इसकी जो अभिधारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो फटाफट लिखते हैं हम लोग। ये हो गया। ठीक है, अब एक यहाँ पर NH3 है, ठीक है, एक यहाँ पर Cl है, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, 2+, ये यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा, और 2 Cl- इसके साथ ऐसे जुड़े हैं। ठीक है, अब ये जो सॉलिड लाइन है ये बता रही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एक Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना रहा है, और ये जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए कुल मिला के मैं अब यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि वर्नर ने ये कहा है कि कोई भी मेटल की वैलेंसी कितने टाइप की होती है, कितने तरह की संयोजकताएं होती है उसकी, 2 तरह की संयोजकताएं होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसको बताती है, आपके आयनिक बॉन्ड को बताती है, और ये जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बताती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बताती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस कॉम्प्लेक्स की इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इस तरह से चार्ज लगाते हैं, और ये काउंटर आयन इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे फटाफट वर्नर की थ्योरी के जो पॉइंट्स थे वो लिखेंगे, फिर फटाफट हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं वर्नर के, और आज के लिए इतिश्री। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए भाई इसके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मैं आपको समझा देता हूं, लिखने का ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो 2 तरह की इसकी वैलेंसीज होती है, मेटल की कितनी होती है, 2 तरह की वैलेंसीज होती है। पोस्टुलेट्स मतलब, पोस्टुलेट मतलब होता है अवधारणाएं। कोई भी थ्योरी होती है ना, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो उसकी अवधारणाएं होती है। ठीक है, वर्नर की सिद्धांत के अवधारणाएं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहला और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ही है। वो क्या है कि जो मेटल होता है, धातु, उसकी 2 तरह की संयोजकताएं होती है। ठीक है, 2 तरह की संयोजकताएं होती है, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ मेटल, यानी कि मेटल की 2 तरह की संयोजकताएं होती है। कौन कौन सी, देखना जरा। एक तो प्राथमिक संयोजकताएं, लिख लो भाई, प्राथमिक, है ना, और एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। हिंदी लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, हालांकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम की किताबों की होली जला दी, है ना, क्योंकि वो नहीं जलाता तो मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं। ओके, यस, हो गया। द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, इनको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, है ना,
और इनको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो बात आगे है वो ये नहीं है कि दो तरह की वैलेंसी है, बात आगे जो है वो दूसरी है। क्या है मैं बता देता हूं आपको। प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होती है, ये होती है अनआयनित प्रकार की, यानी कि सॉरी आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल। अब आयोनाइजेबल का मतलब समझ लो भाई, जो भी प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ होगा वो जलीय विलयन में अलग हो जाएगा, जलीय विलयन में डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। आयोनाइजेबल का मतलब ये है, बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये आयोनाइजेबल टाइप की होती है और ये होती है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल यानी कि अदिशात्मक। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, अदिशात्मक होती है, और ये आयनिक बंध के, जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक बंध के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि ये आयनिक बंध ही होता है एक तरह से, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड भी आपका नॉन दिशात्मक होता है ना, अदिशात्मक होता है। कैसे आपको पता है, ये आपका Na+ है। अब इससे Cl- जरूरी थोड़ी है इधर से ही आए, इधर से भी आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, Cl- तो इधर से ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आयनिक बंध है वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो होता है दिशात्मक। बात समझ में आ गई? संयोजकता बंध क्या होता है, दिशात्मक, और आयनिक बंध क्या होता है, अदिशात्मक। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का चक्कर है। तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना। प्राइमरी जो प्राथमिक संयोजकता है वो अनआयनित प्रकार की होती है, आयनाइजेबल होती है, आयनित प्रकार की, अदिशात्मक होती है और आयनिक बंध के बराबर होती है, आयनिक बंध के समान होती है। ठीक है, अब है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हम बात करते हैं। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है बेचारी, ये क्या करती है मैं बता देता हूं। ये एक तो नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल का मतलब आप समझ गए, इसको पानी में डालेंगे तो ये टूटती नहीं है, इससे जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा ही रहेगा, नॉन आयोनाइजेबल। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होते हैं ना, शेयरिंग से बनते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उपसह संयोजक बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध, और आपका एक और बंध होता है संयोजकता बंध, संयोजकता बंध। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है बता सकते हैं क्या, क्या अंतर होता है इनमें? बनने के तरीके में अंतर होता है केवल, मैं बता दूं आपको। इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही स्पीसीज देती है, इसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं ये, ठीक है, लेके आते हैं और आपस में बराबर शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, संयोजकता बंध में। अब यहाँ मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस केवल बनने के तरीके का है, मेरी बात को ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर सिर्फ बनने के तरीके का है। बनने के बाद में कोई माई का लाल भी नहीं पहचान सकता कि वो संयोजकता बंध है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड है या फिर आपका कोवेलेंट बॉन्ड है या आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। बनने के बाद में, बनने का तरीका अलग है, बनने के बाद में ये दोनों एक जैसे हैं 100%। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, ये बेसिकली किसको, ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर ही होती है, ये डायरेक्शनल टाइप की होती है, दिशात्मक, दिशात्मक। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बराबर। ये लो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दर्शाती है। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टियां काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी से जो जुड़ता है उसको किसमें दिखाते हैं बताना जरा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी से जो जुड़ता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, प्राइमरी वैलेंसी से जो जुड़ता है ना, वो रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा और क्या है मैं बताता हूं आपको। और वर्नर ने क्या कहा था, यस है ना, और वर्नर ने क्या कहा था। पॉइंट नंबर कितना हो गया भाई, पॉइंट नंबर लगा नहीं रहे क्या हम? टाइम में देख लेता हूँ एक बार, 7:14 हो गए तो हम बस खत्म करने वाले हैं, है ना। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग फटाफट तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, वो भी देख लो फटाफट आप। और वर्नर ने क्या कहा था, यस ये लो, वर्नर ने और क्या कहा था भाई। वर्नर ने कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता, वो किसी भी धातु की फिक्स होती है। ठीक है ना, किसी भी धातु की क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। आप लोग लिख सकते हो फॉर एवरी मेटल सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड।
ठीक है, प्रत्येक धातु के लिए जो द्वितीयक संयोजकता है वो फिक्स होती है। जैसे कितनी होती है, जैसे कोबाल्ट जो 3+ है इसकी हमेशा ही 3 होती है। जैसे Cr3+ है ना, इसकी हमेशा ही 3 होती है। जैसे Pt आपका सेकंड है, इसकी हमेशा ही 4 होती है। तो ये मतलब एक मेटल के लिए द्वितीयक संयोजकता होती है ना, वो फिक्स होती है, वो निश्चित होती है। ठीक है, आप इसको लिख लो। और द्वितीयक संयोजकता कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है ना। यहाँ पर आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 4th नंबर बता रहा हूं मैं कि द्वितीयक संयोजकता होती है सेकेंडरी वैलेंसी। वो किसको बताती है? सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेट्स यानी कि ये क्या बताती है? ये बताती है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लो, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि संयोजक उप संयोजक संख्या होती है ना, उसको बताती है। कौन? आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है ना। और द्वितीयक अच्छा एक चीज मुझे बताओ, नंबर 5, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल स्पीसीज से सेटिस्फाई हो सकती है क्या? न्यूट्रल स्पीसीज आकर के वहां लग सकता है प्राइमरी वैलेंसी पे? बताना जरा। हाँ सर लग सकता है। हाँ सर लग सकता है। प्राइमरी वैलेंसी में नहीं नेगेटिव लग सकता, नहीं लग नेगेटिव सकता। से यस नेगेटिव यस आयन से होता है। यस 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 यस, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से ही संतुष्ट होती है। इसको लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली। नेगेटिव आयन ही प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर सकता है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या बता, ये लिख लिया आपने, नेगेटिव आयन ही उसको, ऋण आयन ही प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या इंडिकेट करती है? सेकेंडरी वैलेंसी तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में इंडिकेट करती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग लिख लो, है ना। अगला जो वर्नर का जो मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था वो ये था कि ये जो लिगेंड है ना, ये जो जितने भी लिगेंड होते हैं वो मेटल को चारों तरफ से घेर करके एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निश्चित ज्यामिति, यानी कि एक डेफिनेट ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। निश्चित ज्यामिति होती है किसी भी संकुल की, है ना। डेफिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं। जितने भी लिगेंड होते हैं, 4 हो चाहे 6 हो, वो क्या बोलते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर के एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री। वो जो ज्यामिति है वो किस पे डिपेंड करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर पर वो डिपेंड करती है, इस पर वो निर्भर करती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पर निर्भर करती है कि उस संकुल की ज्यामिति क्या होगी। जैसे कैसे? एग्जाम्पल के लिए उसने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? बताना जरा। ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो 4 में उसने बताया 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय, ऑक्टाहेड्रल तो आप समझ गए ना, अष्टफलकीय। स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय। और ये एक है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी कि आपका चतुष्फलकीय। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये 2 पॉसिबिलिटीज है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी है, गलती से कभी आ गया तो। इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, है ना। आप लोग लिख लो इसको, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। द्विपिरामिडी किसकी होती है? ये 5 वाले की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इतना हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। अब ये ज्यामिति भी उसने बता दी सारी की सारी, है ना। और इसने ये जो बताया, इसने देखो एक चीज और बताई वर्नर ने क्या कहा कि मेटल तो है बीच में, लिगेंड इसके चारों तरफ आकर के अरेंज हो गए, कोई कहाँ हो गया, कोई कहाँ हो गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। ये बातें सारी ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इसको हम लोग बोलते हैं। किसको? ये जो मेटल और लिगेंड की जो स्ट्रक्चर बन गई, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के ये टाइप हैं 3। उसने बताया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है ना, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, 4 6 4 6 5, और जो भी होगा उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर हो जाएगी। अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस पे। अब आज के लिए हम लोग वैसे तो इतना ही करेंगे, है ना। लास्ट एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, है ना, वो आप लोग लिख लो, बड़ा ही जबरदस्त है। 7 नंबर है आपकी एक जो
ऋणायन होता है, ऋणायन यानी कि निगेटिव स्पीसीज, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लो भाई, ऋणायन दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सकता है। किसको? प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को। इस पॉइंट को लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। निगेटिव आयन, निगेटिव स्पीसीज एक साथ प्राइमरी वैलेंसी व द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सकता है। बात समझ में आई? दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सकता है, यानी कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सकता है। कौन? निगेटिव आयन। लेकिन जो आपका न्यूट्रल स्पीसीज है, उदासीन है, वो उदासीन क्या कर सकता है? न्यूट्रल स्पीसीज क्या कर सकता है? वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग सेशन खत्म करने से पहले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलें या आप लोग लिख रहे हो? बताना जरा। चलो सर क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, हम आ गए हैं। ये आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है ना। और एक बार के लिए इंग्लिश मीडियम वाले होल्ड में रखें इसको, है ना। हम लोग फटाफट इसको ये बता दो भाई, मुझे फटाफट बता दो। इन्होंने ये कहा कि AgNO3 की इनसे रिएक्शन कराई और AgCl के इतने इतने मोल मिल गए, है ना। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने, इसके क्या बताने हैं? धातुओं की द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लो, मेटल कॉम्प्लेक्सेज आपके सामने है 5, ठीक है। और AgNO3 की रिएक्शन हुई और AgCl के मोल कितने आए वो आपके सामने लिखा हुआ है। आपको बताना है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है मेटल की। बताओ, मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है तो सबको पता है, बताओ। फर्स्ट नंबर की 4, फर्स्ट नंबर की 4, क्योंकि AgCl के 2 मोल आ गए, इसका मतलब ये दोनों Cl बाहर हैं, इसका मतलब केवल 4 NH3 अंदर है। तो फर्स्ट नंबर की सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। उसके बाद में सेकंड नंबर की 6 सेकंड नंबर की 6 आएगी, और अगले की 6 आएगी, अगले की भी 6 आएगी, और इसकी 6 आएगी। एक आ गया, इसका मतलब 6। इसकी 4 आएगी, 4 इसकी 4 आएगी। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये कहाँ का है? ये एनसीईआरटी का जो हमारा एग्जाम्पल है, जिसकी मैंने वीडियो में बताया था कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं, ये आपके सामने हैं। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये आपको दिखने में थोड़ा सा इजी रहे। नहीं, ये नहीं होना था, ये होना था, अब ये हो चुका है। ठीक है, यस। तो जरा बता दो भाई, जरा बता दो, ये क्वेश्चन है आपके सामने है, फटाफट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो इस वर्नर थ्योरी से रिलेटेड है, वो मैं आपके सामने लाया हूं। फटाफट बता दो मुझे। ए ऑप्शन सही सर। ए ऑप्शन हमें मिल गया है। अभी देखते हैं बाकी लोगों की क्या राय है, वो क्या कहते हैं इस पर। फटाफट बता दो भाई, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर चल रहे हैं, ये हमें करना ही करना है। देख लो, मेरी बात समझ लो। सेकंड सही है, सेकंड सही है। सेकंड के वोट हमें ज्यादा मिल रहे हैं, लगता है यही सेकंड सही है। अब जिन्होंने एक ऑप्शन बताया था वो भी सेकंड पे आ गए हैं, इसका मतलब सेकंड ही सही है। अब मुझे ये बता दो कि कोई भी ऐसा है क्या जिसको ये पता चल रहा हो कि सेकंड क्यों सही है, मतलब सेकंड क्यों सही है, जिसको ये पता नहीं चल रहा हो वो बता दो, ताकि हम इसको एक्सप्लेन करें, नहीं तो आगे चलें। बता दो फटाफट, आपको बोलना पड़ेगा। देखो, हाँ सर, एक्सप्लेन करो इसको। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अब जरा एक चीज को वापस में रिकॉल कर देता हूं आपको। वर्नर ने जो प्लानिंग की थी वो ये की थी कि भाई मैं पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाऊंगा, बाद में AgNO3 की रिएक्शन कराऊंगा, और AgCl का कितना मोल आएगा, कितना मोल पीपीटी आएगा, वो मुझे बताएगा कि Cl कितना बाहर है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी क्यों हुई? क्योंकि AgCl में एक ही Cl है। ठीक है, इसका मतलब यदि एक Cl बाहर होगा तो एक मोल AgCl का आएगा पीपीटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका प्रेसिपिटेट आएगा 1 मोल का AgCl का। यदि एक Cl बाहर है तो 2 Cl बाहर है तो 2 मोल, 3 Cl बाहर है तो 3 मोल। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि Cl का जो बाहर वाला Cl है उसका नंबर ऑफ मोल, इसके मोलों की संख्या और AgCl के मोलों की संख्या वो बराबर है। सही बात है कि नहीं है? बताओ जरा। इसके जितने मोल होंगे उतने ही AgCl के मोल बनेंगे ना, क्योंकि AgCl में एक ही Cl है। ठीक है, अब आ जाते हैं वहां क्वेश्चन पर। इसने ये कहा है कि कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है, 1 मोल है,
और आपका AgCl बना है 2 मोल, AgCl 2 मोल बना है। अब AgCl 2 मोल बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ जरा बता सकते हो क्या मुझे? Cl कितने बाहर हुए सर? 2 Cl बाहर होंगे। हाँ, ये इससे डबल हो गया ना, देखो इससे डबल हो गया, ठीक है। 2 Cl बाहर हैं, तो आपका ये जो 2 Cl बाहर हैं, तो 2 Cl बाहर होने से आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो 1:2 हो गया, 1:2, और ये आपका ये वाला विद्युत अपघट्य है। कुल मिला के मेरे कहने की बात मैं वापस बता रहा हूं आपको, यहाँ पर 0.1 मोल है, AgCl का मोल इससे डबल आया है, ठीक है। इसका मतलब 0.1 मोल की जगह आया 0.2 मोल, या फिर 1 मोल की जगह आया 2 मोल, एक ही बात है, ठीक है। तो कंपाउंड के 1 मोल में यदि 2 मोल AgCl बन रहे हैं, तो इसका मतलब 2 Cl- बाहर हैं। इसका मतलब ऋणायनों की संख्या हो गई 2 Cl और पॉजिटिव आपका हो गया 1, है ना, ठीक है। तो इसलिए कैटायन 1 है, एनायन 2 है, इसलिए रेशियो आ गया 1:2। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, और भी कोई है? दोबारा बताऊं, ये सिर्फ हमें नंबर ऑफ कैटायन यानी कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या बतानी है, वो हमें AgCl की मोलों से पता चलेगा। चलो फिर ये बता दो, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, फटाफट बताओ। ऑप्शन 4 है सर। इसने कहा है कि अब देखो, अब आपको मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल से बने हैं 3 मोल, ठीक है। इसका मतलब इसके 1 मोल में 3 Cl बाहर हैं, यही तो हुआ ना, ठीक है। 3 Cl बाहर फोर्थ में है, ठीक है। अब आपको वहां वो पकड़ में आ गया, 0.1 से वहां 0.2 था, ठीक है। तो वो भी वही बात थी कि इसको आप देखो 0.1 को 0.2 कर लो या 1 को 2 कर लो, एक ही बात है, ये भी डबल है और ये भी डबल है, ठीक है। तो और इसने यहाँ क्या किया है, यहाँ 1 से 3 किया है, तो 1 से 3 वाले में 3 Cl बाहर हैं, और आपके 0.1 वाले में 0.2 बाहर है। इसको चाहे 1 को 2 1 मोल, इसको 1 मोल मान लो आप, तो इसको 2 मोल मान लो, तो वहां पर 1:2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन और होने चाहिए, देखते हैं नीट के कुछ क्वेश्चन हैं क्या, आएंगे जरूर, आ तो गया, यस ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। यस, अब यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, इन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने कहा हमें ये 3 कंपाउंड मिल गए, हमने रिएक्शन कराई, 3 कंपाउंड मिले, ठीक है, और इनसे आप AgNO3 की रिएक्शन करवाएंगे, AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे इन तीनों से, तो AgCl का कितना कितना मोल मिलेगा आपको, ये पूछा है। बी वाला सही है। बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन सही है, इसमें मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एक चीज, आप एक यहाँ पैटर्न को पकड़ना, ये इन्होंने क्वेश्चन क्यों उठाया, कहां से उठाया, ये क्वेश्चन उठाया एनसीईआरटी से। क्यों उठाया? क्योंकि वर्नर थ्योरी में यही एग्जाम्पल कोट किया हुआ है, एनसीईआरटी में यही पूरा केस है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए ये जो है वो बाहर नहीं जा सकते। ये नीट का क्वेश्चन है 2017, बहुत पुराना भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमें करना क्या है बेसिकली और कहाँ चलना है। ये 2015 का क्वेश्चन है नीट का, जरा बता दो क्या होना है इसमें जल्दी से। डी ऑप्शन। हाँ, इसने ये कहा है कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ ढेर सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोई बात नहीं। इसने कहा है कौन सा क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा, तो कौन सा क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा भाई? डी नहीं देगा, क्योंकि डी में सारे क्लोराइड अंदर हैं, डी में सारे क्लोराइड अंदर हैं, और जो अंदर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के वो क्लोराइड आपके वाटर में डिसोसिएट नहीं हो सकते, उनका टेस्ट करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। यहाँ पर आपके नंबर ए केस में आपके 1 क्लोरीन बाहर है, नंबर सी में आपके 3 क्लोरीन बाहर हैं, नंबर बी में आपके कितने क्लोरीन बाहर हैं? 2 क्लोरीन बाहर हैं, ठीक है। नंबर डी में 1 भी क्लोरीन बाहर है। Cl का टेस्ट करेंगे, क्लोराइड का टेस्ट करते हैं ना प्रैक्टिकल में, वो आएगा नेगेटिव, वो कहेगा इसमें Cl है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, और है क्या? है तो सही, बता दो भाई, बता दो। अब एक काम करो, आप इस क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इस पे मेहनत करनी है आपको, क्योंकि इसने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, इसे कहते हैं धोखा, है ना। अब आप इसका आंसर बताओ मुझे, तो बस बता ही दो फिर, ये बात हो गई तो, क्योंकि इन्होंने कर दिया धोखा, इसे कहते हैं धोखा। यस, क्या आप सी सोच रहे हैं क्या? सी सोच रहे हैं क्या इसका? ऑब्वियसली।
बी होना चाहिए। बी होना चाहिए, ये भी हमारे पास डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल। और बताओ भाई, और बताओ, ज्यादा वोट किसके आ रहे हैं, बी के या इसके, सी के? सी सर। सी। इसे एक मैं अक्सर ये बोलता आएगा। हूं कि इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगना। ये वो वाला सवाल है, इसमें ऑप्शन बेसिकली बी। ऑप्शन बताना जरा जयश्री, वापस। जयश्री फटाफट बताओ, डी। क्या बताए? डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका सही सिर, आपका सिर थोड़ा हाँ डी है सर। थोड़ा सा तो घुमा घुमा होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये मॉल गड़बड़। पूछे हैं सर इस। यस, इन्होंने नंबर ऑफ मोल पूछे हैं आपको। मोल पूछा है आपको सर। इन्होंने नंबर ऑफ मोल पूछ लिए, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। और यहाँ पर वॉल्यूम आपको कितना दे दिया, 100 ml दे दिया। बात समझ में आई? कितना दे दिया, 100 ml। तो आपको 100 ml में मोल निकालने हैं, बात को समझो। 100 ml में मोल निकालने हैं, कैसे? ये जो मोल है ये तो 1 लीटर में होता है। मोलरिटी की डेफिनेशन जानते हो ना, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, है ना? 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, वो होती है मोलरिटी। ठीक है, वो मोलरता होती है। अब यहां पर ये जो है ये 1 लीटर के हिसाब से है। जैसे ही आप 100 ml में निकालोगे ना, 100 ml में निकालोगे तो भाई मोलरता तो 10 गुना कम होनी है ना। तो जो 0.01 थी वो चली गई आपकी 0.001। इसकी कैलकुलेशन करके फॉर्मूले से आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा नंबर ऑफ मोल निकलवाया इसने। इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से देना। ऐसे क्वेश्चन 40% लोग या 60% लोग, सॉरी 60% से 70% लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं। जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसी तरह का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना? तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं आपका। और एक बार रिकॉर्डिंग में बंद कर दूं।